कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे एफवाईपी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों का एसी का देखिए पेपर है जिसमें हिंदी आपको पढ़ना है। तो एसी हिंदी में आप सभी बच्चों को जो आपका सिलेबस देखिए टॉपिक दिया हुआ है उसमें पढ़ना है संप्रेषण यानी बेसिकली कम्युनिकेशन, आप इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं प्रकार से। तो ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें टोटल जो आपका यूनिट 2 में संप्रेषण क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, क्या क्या तकनीक है या कितने प्रकार से होते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के सेशन में मैं पूरा टॉपिक आपका जो संप्रेषण का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा लेकिन आपका पूरा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पसंद आने पे शेयर करने में कमी मत करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को फेसबुक पे लिंक मिलेगा और साथ ही साथ देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पर आपको जो भी पेपर है, चाहे बीएससी अंडरस्टैंडिंग इंडिया है या डिटेल एजुकेशन है या फिर मैथमेटिकल कॉम्प्यूटर थिंकिंग लाइसेंस, ये सारा का सारा पेपर हमारे चैनल पे कंप्लीट करा दिया गया है। तो देख के सारे के सारे पेपर को अपने कंप्लीट करिए। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास पहला सवाल पूछा सकता है कि संप्रेषण की परिभाषा दीजिए, उसके प्रकारों को वर्णन करें। ठीक है, देखिए संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने किसी भी वस्तु या फिर विचारों को क्या करना, भेजने का जो कैसे प्रक्रिया होता है उसे हम लोग संप्रेषण के नाम से जानते हैं। किंतु इसके एक विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत वे समझ, भाव तथा विचार सम्मिलित किए जा सकते हैं। यानी किसी अगर हमें कोई खास बात या कोई भी भाव अगर पहुंचाना है तो इसमें यह भी सम्मिलित हो सकता है जिन्हें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या फिर संप्रेषित करता है। यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करते हैं और यही हमारे पास संप्रेषण मतलब क्या होता है, सम्यक, प्रकारण, और प्रेषित मतलब होता है यहाँ पर प्रेषित में भेजना मतलब बताया जाता है। इस प्रकार अगर इसका सामान्य अर्थ अगर हम लोग निकाले या फिर विशिष्ट अर्थ एक रूप से इस प्रकार हो सकता है कि विशिष्ट विचारों को विशिष्ट विधि से विशिष्ट स्थान तक पहुंचाना या फिर भेजने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारे पास संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब बताया गया इस प्रक्रिया में जब कोई व्यक्ति या जब कोई अन्य व्यक्ति अन्य किसी दूसरे व्यक्ति जो संबंध स्थापित करता है तथा विचारों को आदान प्रदान करता है तब क्या कहलाता है, ये संचार कहलाता है। किंतु एक ही व्यक्ति एक से अधिक जनसंपर्क के आने के लिए विचारों को संप्रेषित करता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संचार की जो अपेक्षा यह जो वर्ड हो जाएगा हमारे पास जनसंचार कहलाता है। इसमें बहुत से व्यक्तियों का समूह होने से व्यापक और विस्तृत प्रक्रिया बन जाती है। एक व्यक्ति आम जनता से संपर्क करने में क्या कर सकता है, स्थापित करने में प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं है। इसलिए हम लोग दूरदर्शन, रेडियो, आजकल सोशल मीडिया में यूट्यूब, हम जिससे क्या होता है हजारों लाखों लोगों तो हम एक बार में जुड़ सकते हैं। अतः रेडियो कहा जाए या दूरदर्शन जनसंचार का क्या एक सर्वोत्तम साधन है। अब देखिए हमारे पास जो संप्रेषण है उसके कुछ क्या होते हैं, टाइप्स होता है, यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिसमें एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। अनौपचारिक मतलब होता है हमारे पास इनफॉर्मल और औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल। ठीक है, तो जब एक समूह में किसी को किसी से भी बात करने की आजादी हो तो उसे हम लोग ग्रे पॉइंट संप्रेषण कहते हैं। और ग्रे पॉइंट या फिर इसे अनौपचारिक भी कहा जाता है। और ग्रे पॉइंट संप्रेषण में कोई अनौपचारिक वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं की सकती है। इसमें सभी आयात होते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। उदाहरण, जब स्कूल में अवकाश होता है तो सभी बच्चे आयात होते हैं और आपस में किसी प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन औपचारिक में हमारे पास क्या होता है, जब बात करने का तरीका जो होता है एक विधिवत मतलब एक नियम कायदे कानून चलना चाहिए और वैज्ञानिक हो तो उसे हम औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण काम करने का तरीका जो होता है बहुत ही सुलझा हुआ होता है और सभी अपने अपने कामों पर ज्यादा क्या करते ध्यान देते हैं। उदाहरण, अगर किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर अपने सीनियर से बात करता है तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास औपचारिक संप्रेषण कहलाता है, क्योंकि उसे वहां पर अच्छे से बात करना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक या कैसे विधिपूर्ण रूप से बात करना पड़ता है, वरना उसे शायद नौकरी से में भी निकाल दिया सके या फिर वहां पर इस प्रकार चलता है। ठीक है, फिर एक होता है हमारे पास एक तरफा या फिर वन वे संप्रेषण कहा जाता है। जब संदेश एक तरफ से ही होता है तो उसे एकल या वन वे संप्रेषण कहते हैं। इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता उससे ग्रहण कर लेता है। उदाहरण, कक्षा में जैसे अध्यापक ने बच्चों को बोला कि वे सभी खड़े हो जाए तो बच्चे खड़े हो जाते हैं और यहाँ इस पर हम लोग क्या कहते हैं, इसे वन वे संप्रेषण नाम से जानते हैं। फिर द्वितरफा मतलब हो गया टू वे। जब दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो तर्क वितर्क होगा यानी डिबेट होगा बेसिकली, अर्थात प्राप्तकर्ता और जो भेजने वाले दोनों इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। उदाहरण, अध्यापक जब कक्षा में बेसिकली क्या कहते हैं, बच्चों प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे जवाब देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टू वे संप्रेषण, हिंदी में कहा जाए तो द्वितरफा संप्रेषण नाम से जानते हैं। एक हमारे पास होता है अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है
तब वो अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। उदाहरणतः कहा जाए तो परीक्षा में जब कक्षा में बिजली जाने से पहले विद्यार्थी क्या करता है, खुद से बातचीत करता है, तो ये क्या कहलाएगा, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण। फिर अंतर है हमारे पास, देखिए यहाँ पर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरे की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, तो ये संप्रेषण हमारे पास अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। उदाहरणतः जब मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता आप हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, तो ये जो दोनों के बीच में संप्रेषण कहलाता है, ये अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। एक अगला हमारे पास है शाब्दिक यहाँ पर संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण देखिए क्या होता है, शाब्दिक संप्रेषण में जो होता है सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण तब होता है जब मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने हम शब्दों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बोल के। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो शाब्दिक संप्रेषण, बोल के इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे पास अशाब्दिक, यानी जब हम लोग क्या करेंगे, इशारे या फिर चिन्हों के द्वारा इस्तेमाल करके संप्रेषण कम्युनिकेट करेंगे, तो इस प्रकार का हमारा जो संप्रेषण होगा वो कहलाएगा अशाब्दिक। ठीक है। अगला हमारे पास बोलना और सुनना, यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग। इस प्रकार के संप्रेषण में अंतर प्रक्रिया जो होती है वो आमने सामने होती है। शिक्षक के सामने जो छात्र बैठकर वह सुनते हैं, और अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब अपने विचार तथा भावनाओं के संप्रेषण में उनकी साझेदारी होती है। शिक्षक अपनी आंखों से कक्षाओं का क्या नियंत्रण करता है, अपने हाव भाव से संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। भावनाओं का संप्रेषण अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया से होता है, और कभी कभी अनुभूतियों की जो अभिव्यक्ति करता है। छात्र सुनने में इस प्रकार अपनी जो श्रव्य सुनने वाली इंद्रियों का इस्तेमाल करता है तथा मानसिक एकाग्रता को सक्रिय रखता है, तभी संप्रेषण सार्थक हो पाता है। बोलने में विचार होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति करता है। सुनने में अभिव्यक्ति पहले जिसमें विचारों का बोध करता है, इसमें क्रियात्मक पक्ष होता है हमारे पास। फिर अगला हमारे पास लिखना पढ़ना। यह संप्रेषण जो हमारे पास है, यह संप्रेषण प्रभाव बोलने सुनने के समान है। इसमें जो होता है अंतर प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से लेखक तथा पाठक में होती है। भाषा के संकेतों एवं चिन्हों से पाठक को अनुभव प्रदान किए जाते हैं। भाषा के माध्यम से विचारों तथा भावनाओं को समझता है। पाठक पहले भाषा के माध्यम से जो भी अभिव्यक्ति होती है उसमें अपने विचार और अपने भावों को क्या करता है, समझता है, और उसके बाद भाषा विचार एवं भावनाओं के संप्रेषण का एक माध्यम होता है। इसमें हमारे पास ज्ञानात्मक जो हमारा पक्ष होता है वो अधिक होना चाहिए, बताया गया है। अगला देखिए हमारे पास प्रकार में संप्रेषण के प्रकार का लास्ट है, जिसका है दृश्य निरीक्षण, यानी विजुअलाइजिंग ऑब्जर्विंग जिसे हम कहते हैं। तो एक निरीक्षक जो होता है वो भौतिक रूप से उत्पादक से क्या होता है, अलग होता है हमारे पास, परंतु उसमें विचार दर्शाया जाता है। उसका संप्रेषण होता है दूरदर्शन तथा फिल्म द्वारा। इस प्रकार का संप्रेषण किया जाता है कि नाटकीय विधियों द्वारा भी हम अपने विचार एवं भावनाओं का संप्रेषण किया जा सकता है। हाव भाव से भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर की जाती है। इससे भावात्मक पक्ष अधिक होता है और संप्रेषण जो प्रणाली हमें उसे भी यहाँ सहायता प्रदान की जा सकती है। देखिए ये हमने जो टॉपिक पढ़ा ये संप्रेषण का क्या था, प्रकार था। यहाँ संप्रेषण के हम लोग रूप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, संप्रेषण के जो रूप होता है। तो संप्रेषण देखिए मुख्यतः कहा जाए तो एक मौखिक संप्रेषण होता है हमारे पास। अधिकतर जो संप्रेषण होता है यानी बोलकर ही किया जाता है, यानी बात करते तो भाई सुबह सुबह उठकर जैसे आपने किसी बोलने की प्रक्रिया स्टार्ट होता है, तो रात में बिस्तर जाने पर आपने गुड नाइट बोलने, तो ये सब के सब मौखिक संप्रेषण का पार्ट होता है। अगला हमारे पास है यहाँ पर देखिए आंगिक संप्रेषण। मनुष्य केवल बोलकर नहीं अपनी बात संप्रेषण करे, बल्कि अपने अंग हो गए, आंख हो गए, हाथ पैर कंधे संप्रेषण से सहयोग करते हैं। यह आंगिक या अमौखिक संप्रेषण कहलाता है। आंगिक संप्रेषण की शुरुआत जो है आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आपकी जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे पर होते हैं, आप अपनी वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में धारणा बना लेते हैं कि आपके सामने कैसे खड़े हैं, कैसे बैठना अधिकारी के सामने। तो ये सब कुछ हमारे क्या कहलाता है, ये आंगिक संप्रेषण में पार्ट होता है। आंखें आंगिक संप्रेषण सबसे सरल माध्यम है। जब कोई प्रश्न होता है तो उसकी आंखें हंस रही होती है, और जब कोई क्रोधित होता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास आंगिक संप्रेषण का क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। एक है हमारे पास है लिखित संप्रेषण, यानी जब हम लोग अपने बात विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना है तो यहाँ पर हम लिख के क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जब संप्रेषण होगा हमारे पास तो ये कहलाएगा लिखित संप्रेषण के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास है देखिए संचार माध्यम। संचार माध्यम मतलब होता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन, या फिर कह सकते हैं आप लोग संचार माध्यम मतलब बेसिकली हमारे पास एक सशक्त माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत लोगों तक एक बार में क्या हो सकते कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे रेडियो था पहले, टेलीविजन था, समाचार पत्र है, होर्डिंग है, पैम्पलेट है, ये सभी क्या जनसंचार के माध्यम है कि हम एक स्थान पर मान लीजिए हमको बहुत पूरे देश तक पहुंचना है, तो पूरे देश तक पहुंचने के लिए हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़े पैमाने तक अपने जो विचार है उन लोगों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये संप्रेषण के क्या रहे कुछ रूप रहे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या संप्रेषण की प्रक्रिया और संरचना की यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो देखिए क्या बताया गया, संप्रेषण प्रक्रिया की जो पूर्णता एवं संप्रेषण की रचनाओं के निर्माण की दृष्टि से कुछ ऐसे मूल तत्व हैं जिनके लिए हमारे उनकी उपस्थिति एवं ज्ञान एवं संप्रेषण के लिए कुछ आवश्यक है। इन मूल तत्वों का संक्षिप्तन जो परिचय इस प्रकार बताया गया
कि जो संप्रेषणकर्ता को चाहिए कि वो संप्रेषण के अनुकूल वातावरण का निर्माण करे, जिससे संप्रेषण का प्रभाव वो जनमत तक, लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। फिर संप्रेषण द्विमुखी प्रक्रिया, दो रूप कह सकते हैं, यहाँ पर दो जन कम से चाहिए, जिसमें बात कहने वाला होना चाहिए यानी जो प्रसारक है और कुछ सुनने वाला श्रोता के बीच में यह अनुक्रिया होनी चाहिए। संप्रेषण करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि संप्रेषण का जो विषय है वो जनता से यहाँ पर सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक आदर्शों के यहाँ पर अनुकूल होना चाहिए, तभी ये हमारा काम कर पाएगा। फिर संप्रेषण के स्तर पर किसी की जो कह सकते हैं इसकी सफलता जो है वो इस पर निर्भर करती है। फिर संप्रेषणकर्ता या प्रसारक के लिए आवश्यक है कि वो संप्रेषण करने के पूर्व पहले भली भांति अपने जो प्रसारक विषय का आयोजन करे, जिससे किसी भी प्रकार का संदेश उस श्रोता या कह सकते हैं उसमें उत्पन्न न हो। फिर संप्रेषण की सफलता के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित सभी विषयों को व्यवस्था सुचारू रूप से वहां पर की जाए, तभी ये सही रहेगा। फिर अगला हमारे पास है प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण को अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार वहां क्या करता है, ग्रहण करता है। और 8वां पॉइंट है श्रोता जो है सहभागिता संप्रेषण को अधिक यहाँ पर सफल बनाते हैं। 9वां पॉइंट है संप्रेषण की सफलता के लिए उसका जो निरंतर मूल्यांकन है वो करना बहुत आवश्यक होता है। और 10वां पॉइंट है हमारे पास संप्रेषण में ऐसी भाषा, वस्तु और विचारों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि स्पष्ट हो और जिसके संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न की संभावना यहाँ पर ना हो। तो ये हमारा संप्रेषण का कह सकते हैं जो पॉइंट था वो क्लियर होता है। अब देखिए लास्ट सवाल है संप्रेषण का, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि संप्रेषण की विशेषता बताइए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या है हमारे पास, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्या है, हमारे पॉइंट वाइज बताया सब कुछ कि परस्पर जो विचार एवं भावनाओं का इसमें आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ संप्रेषण से जो हमारे विचार तथा भावनाओं की साझेदारी भी होती है। संप्रेषण एक में जो अंतर्निहित प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों का क्या होता है, विकास होता है और दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, क्रियाशील रहते हैं इसमें। फिर विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान का यहाँ पर प्रोत्साहन किया जाता है। 5वां पॉइंट है इसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया को पृष्ठ यहाँ पर पोषण दिया जाता है। और 6वां पॉइंट है संप्रेषण में अनुभवों की यहाँ पर क्या होती है, साझेदारी होती है। 7वां पॉइंट है हमारे पास संप्रेषण की क्रिया में द्विमार्ग होते हैं, इसमें पृष्ठपोषण एवं अंतःक्रिया भी निहित होती है। 8वां पॉइंट है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में शुद्ध अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। 9वां पॉइंट है संप्रेषण जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय को क्रियाशील रखने का यहाँ पर कार्य किया जाता है। 10वां पॉइंट है शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें संप्रेषण का जो महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। और 11वां पॉइंट है कक्षागत में जो अंतर प्रक्रिया होती है वो संप्रेषण की जाती है। 12वां पॉइंट है संप्रेषण में ही भाषा कौशलों की जो भूमिका होती है वो अहम होती है। तो इस प्रकार हमारा संप्रेषण जो टॉपिक है आपका यूनिट 2 का वो कंप्लीट होता है एक ही वीडियो में, और आपका एग्जाम आराम से दे सकते हैं। आपका पूरा एसी का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो, एक खाली टॉपिक रह गया लिंग निर्णय, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। बाकी पूरा एसी हिंदी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए आपका क्लियर होता है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आराम से एग्जाम में आपको सारा का सारा सवाल यहाँ से कवर हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, पूरा सिलेबस आपको फ्री में करा दिया गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।